गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं उस दिन बता रहा था आपको प्राथमिक आंकड़ों के संकलन करने की रीतियाँ और अच्छी प्रश्नावली के गुण, और उसके बाद मैंने आपको बताया द्वितीय समंकों को संकलित करने की रीतियाँ, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के बातों का हमने गहन अध्ययन किया, इसके स्रोत को पता लगाया, द्वितीय समंक के स्रोत। तो पहला मैं आपको बताया था प्रकाशित स्रोत और दूसरा होता है अप्रकाशित स्रोत। प्रकाशित स्रोत के अंतर्गत सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, अर्धशासकीय प्रकाशन, आयोग एवं समितियों के रिपोर्ट, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित और अनुसंधान संस्थाओं के प्रकाशन, व्यावसायिक संघों के द्वारा व्यक्तिगत प्रकाशन, इस पर हमने बहुत गहन चर्चा किया था। और दूसरी चीज़ थी अप्रकाशित स्रोत में, तो उस दिन मैंने बताया था कि वर्णित एजेंसियों द्वारा संकलित समंकों को कुछ प्रकाशित कर दिए जाते हैं और कुछ अप्रकाशित रूप में दफ्तरों की फाइलों में, प्रलेखों में, रजिस्टरों में आदि में उपलब्ध रहते हैं। ये प्रायः संस्थाओं द्वारा निजी प्रयोग होते हुए एकत्र किए जाते हैं और कहीं कहीं भी तो इनको गोपनीय भी रखा जाता है। तो इस पर भी हमने बहुत ही गहन चर्चा किया है। मुझे आशा विश्वास है कि आप लोगों ने नोटेशन भी तैयार किया होगा 5-5, 6-6 पॉइंट में। और दूसरी चीज़ जिसमें हमको आज चर्चा करना है, द्वितीय समंकों के प्रयोग में सावधानी। जब द्वितीय समंकों के आंकड़ों को हम एकत्र करते हैं तो इनके प्रयोग में जब हम लाते हैं तो ऐसी स्थिति में सावधानी कौन कौन सी हमको रखनी चाहिए, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, द्वितीय समंकों का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। पहली चीज़, प्रोफेसर बावले कहते हैं कि प्रकाशित समंकों को बिना उनका अर्थ एवं सीमाएं जाने जैसे का तैसा स्वीकार करना कभी सुरक्षित नहीं है। देखिए, कोई भी हम आंकड़े ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में, और आंकड़ों के तो मैं कई सारी बात मैंने आपको बताया, प्रत्यक्ष रीति के द्वारा, प्रत्यक्ष रीति के द्वारा या प्रकाशित अप्रकाशित जैसे भी रही, तो ऐसी स्थिति में प्रकाशित जो समंक होते हैं प्रकाशित, तो ऐसी स्थिति में उनका अर्थ और उनके जो सीमाएं हैं, सीमाएं अर्थात होता है दोष, तो इनको जाने और जैसे का तैसा स्वीकार कर लेना कभी सुरक्षित नहीं होगा। और उन पर आधार तर्कों की आलोचना करना सदैव आवश्यक है। जब उसका बेसिबल चीज़ हम अज्ञात करते हैं तो ऐसी स्थिति में उसका निष्कर्ष भी निकलना चाहिए। इसी तरह कार्नर का भी मत है। प्रोफेसर कार्नर कहते कि अन्य व्यक्तियों द्वारा संकलित समंकों का प्रयोग सावधानी से न किया गया तो प्रयोगकर्ता के लिए वे खतरे से पूर्ण होते। देखिए, पहला अनुसंधानकर्ता तो प्रयोग कर देता है, लेकिन जो द्वितीय अनुसंधानकर्ता द्वितीय समंकों के प्रयोग में लाता है, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल उसको ठोक बजा करके और पूरा तर्क वितर्क करके और पूरा उनको ज्ञान में रखकर उनके प्रयोग को करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के जो खतरे हैं हम उनका सामना न करना पड़े। क्योंकि एक आंकड़े अगर गड़बड़ होते हैं या गलत होते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी पूरी परिणाम गलत ही आएंगे, निष्कर्ष गलत आएगा। तो द्वितीय समंकों को प्रयोग में लाने के पूर्व दो बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले आंकड़ों की विश्वसनीयता और दूसरा होता है आंकड़ों की उपयुक्तता। आंकड़ों की विश्वसनीयता में रियलिटी ऑफ डाटा, तो कैसे? तो आंकड़ों का जब संकलन होगा, यदि खोजकर्ता ने योग्यता के साथ कार्य नहीं किया है तथा आंकड़ों का संकलन अपर्याप्त रूप से किया गया है तो ऐसे आंकड़े विश्वसनीय नहीं हो सकते। देखिएगा, जब खोजकर्ता जो अनुसंधान करता होता है योग्यता के साथ तो कार्य को पूर्ण नहीं करता, तो ऐसी स्थिति में वह जो आंकड़े हैं वो अच्छे से संकलित नहीं हो पाएंगे। दूसरी चीज़ है संकलन की जो रीति होती है। संकलन की रीति अनुसंधानकर्ता के लिए उपयुक्त होना चाहिए। यदि निर्देशन रीति, जिसको अभी हम अभी जा कर के आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, देव रीति, निर्देशन विधि, कई विधियां हैं, तो उन पर क्या होता है, प्रयोग किया जाता है, तो वह सही ढंग से चुनी जानी चाहिए। संकलन की अवधि, यदि आंकड़ों का संकलन सामान्य एवं उपयुक्त अवधि में किया जाता है
तो उन पर विश्वास किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। समय स्थान का विशेष महत्व होता है और उसी उपयुक्तता के आधार पर ही हम शुद्धता का स्तर को हम बढ़ावा देते हैं। और आंकड़ों के संकलन की सीमा यदि अधिक मात्रा में पुराने समंकों का हम प्रयोग कर रहे हैं तो वह अधिक विश्वसनीय नहीं होंगे। इसलिए बहुत ही सोच समझ कर इन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। और संकलनकर्ता का पक्षपात, कभी कभी संकलनकर्ता का पक्षपात कहीं समझ लीजिए कहीं अंधेरे पे है, तो ऐसी स्थिति पे हम कह सकते हैं कि इसमें विश्वसनीयता से बातों पर निर्भर रहती है और संकलनकर्ता द्वारा किए जाने वाले अनजाने में पक्षपात की संभावना है। दूसरा होता है आंकड़ों की उपयुक्तता। केवल विश्वसनीयता ही द्वितीय आंकड़ों के उपयोग की गारंटी नहीं है। इसके साथ भी यह आवश्यक है कि आंकड़े वर्तमान खोज के उपयुक्त हो, जो सामान्य निम्न बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि दोनों अनुसंधानों का उद्देश्य समान होना, अन्यथा इन आंकड़ों का प्रयोग वर्तमान में नहीं किया जा सकता। दूसरा होता है आंकड़े पर्याप्त होने चाहिए। यदि अब मैं बार बार बोल रहा हूँ आंकड़े समंक, तो समंक के बारे में बताया था, आंकड़े भी वही है ना। जैसे कि हम अभी आने वाले जब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ेंगे तो उसमें लेंगे 0 से 10 है ना, उसके बाद 10 से 20, ये समंक होते हैं, आंकड़े होते हैं। तो किसी प्रयोग जब हम लेंगे लघु रीति या प्रत्यक्ष रीति में तब उसका उपयोग होगा, ठीक है। तो आंकड़े पर्याप्त होने चाहिए। और यदि द्वितीय आंकड़े प्रस्तुत खोज की तुलना में संकीर्ण क्षेत्र में संबंधित हैं तो उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और समंकों में सजाती होनी चाहिए। सजाती आपको मैं उदाहरण स्वरूप बताऊंगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ये सब सजाती, तो समंकों में सजाती होनी चाहिए। और यदि समंकों में सजाती का गुण नहीं तो प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर प्रयोग में अगर लाए तो उसका निष्कर्ष परिणाम सत्य नहीं निकलता, अशुद्ध आते हैं। आंकड़े अनुसंधान के लिए उपयुक्त होने चाहिए और आंकड़े अनुसंधान की दृष्टि से होने चाहिए। और इस प्रकार से द्वितीय समंकों का प्रयोग करने से पूर्व जांच कर लेना चाहिए कि जिससे मालूम हो सके कि वे विश्वसनीय उपयुक्त हैं या नहीं। पुनः आप सबको रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और अंतिम श्रावण सोमवार के भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। निश्चित रूप से मैं आशा करता हूं सबका जीवन मंगलमय हो, उन्नति करे, प्रगति करे। इन्हीं आशा विश्वासों के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।